नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग को नई मजबूती मिलने जा रही है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी के हालिया भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने तेल और ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया है और ये दौरा ऐसे समय पर हुआ है जब भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल आयात के स्रोतों में विधिवत लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत मई 2026 में वेनेजुएला के तेल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है। भारत ने मई महीने में प्रतिदिन लगभग 4.27 लाख बैरल कच्चे तेल का आयात किया है। हाल ही के महीनों में वेनेजुएला भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकारों में शामिल हो गया है। नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेल्सी के बीच ऊर्जा निवेश, व्यापार और साथ ही कई ऊर्जा क्षेत्रों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों देशों ने अपस्ट्रीम और साथ ही डाउनस्ट्रीम ऊर्जा परियोजनाओं के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और खनन क्षेत्रों में भी साझेदारी की संभावनाओं पर विचार किया है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी और निवेश बढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की अहम बैठक में विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति तैयार कर ली है। बैठक में शामिल नेताओं के बीच 5 प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनी है, जिनमें नीट परीक्षा विवाद, सीबीएसई से जुड़ा मामला, शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों के हितों से जुड़े सवाल प्रमुख रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने का फैसला किया है। बैठक के बाद से विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों ने देश के करोड़ों छात्रों और अभिभावकों का भरोसा कमजोर किया है। इंडिया गठबंधन ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग दोहराई गई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि विपक्ष इस मुद्दे पर भारत के प्रमुख न्यायाधीशों को पत्र लिखेगा और क्षेत्र के हितों से जुड़े मामलों में न्याय हस्तक्षेप की मांग करेगा। नेताओं ने कहा है कि शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये बैठक ऐसे समय पर हुई है जब नीट और सीबीएसई को लेकर देश भर में राजनीति और सामाजिक बहस जारी है। विपक्ष इस मुद्दे को युवाओं और छात्रों से सीधा जोड़कर विषय बताते हुए सरकार पर लगातार दबाव बनाने की तैयारी में है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को दोबारा आयोजन को लेकर केंद्र सरकार इस बार कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। परीक्षा की सुरक्षा को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाते हुए भारतीय वायुसेना को भी इस मिशन में शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक 21 जून को होने वाली नीट यूजी री एग्जाम के लिए प्रश्न पत्रों को देश भर के 18 प्रमुख स्थानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायुसेना के MY-17 हेलीकॉप्टर और अन्य एयर क्राफ्ट जो है वो तैयार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्रों के सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन के लिए वायुसेना की मदद ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की देरी या फिर सुरक्षा में चूक ना हो। इसके अलावा सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। दरअसल नीट यूजी 2026 को मूल परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद से रद्द कर दिया गया था और इसके बाद से सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पर परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करने की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और इसी को देखते हुए प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ और साथ ही अनुवादकों को एक गुप्त सुरक्षित स्थान पर रखा गया है, जहां उनकी मोबाइल फोन, इंटरनेट और बाहरी संपर्क पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। राजधानी दिल्ली में वैकल्पिक और पर्यावरण अनुकूल ईंधन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए इंडियन ऑयल ने पहली बार E85 पेट्रोल की बिक्री शुरू कर दी है और इस ईंधन में 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल का मिश्रण होता है। इसकी कीमत जो है 42.12 रुपये प्रति लीटर रखी गई है, जो कि सामान्य पेट्रोल से करीब 20 रुपये कम है और दिल्ली में बिक रही है। CNG से भी सस्ती है। हालांकि E85 पेट्रोल का इस्तेमाल केवल फ्यूल या फिर E85 तकनीकी वाले विशेष वाहनों में ही किया जा सकता है और इस सामान्य पेट्रोल वाहनों में नहीं डाल सकते हैं। फिलहाल इसकी बिक्री दिल्ली के 7 चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर शुरू की गई है, जिनमें से आनंद विहार, निजामुद्दीन, पूसा रोड जैसे प्रमुख इलाके शामिल है। करोल बाग स्थित पूसा रोड आउटलेट पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका शुभारंभ किया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में देश भर में इसका नेटवर्क तेजी से बढ़ेगा। योजना के तहत इसे सैकड़ों पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन
में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में, पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम, सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। टीएमसी को उस समय बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जो हैं उन्होंने पार्टी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में मौके पर शुभेंदु अधिकारी भी कहा जा रहा है कि मौजूद थे। सुखेंद्र शेखर रॉय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद से दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफे के कुछ घंटों बाद कई टीएमसी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर बैठक की, जिसमें पार्टी में संभावित टूट और अंदरूनी असंतोष की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक में टीएमसी के कई सांसद मौजूद थे। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और संगठन के भीतर बढ़ते मतभेद को लेकर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। सुखेंद्र शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि हालिया चुनाव में जनता ने टीएमसी की नीतियों और कार्यशैली को नकार दिया है और इसी बीच टीएमसी नेतृत्व लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित नूरानी मस्जिद को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। करीब 45 साल पुराने इस मस्जिद को प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि नूरानी मस्जिद का निर्माण जो है 1981 में हुआ था और ये इलाके की एक प्रमुख धार्मिक इमारत मानी जाती थी। मस्जिद को हटाए जाने के बाद से स्थानीय लोग और मस्जिद प्रबंधन समिति ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। समिति का दावा है कि जिस मस्जिद पर जमीन पर मस्जिद बनी थी वो जयपुर विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए से स्वीकृति एवं हाउसिंग सोसाइटी से विधिवत खरीदी गई थी। उनका कहना है कि मस्जिद का निर्माण कानूनी रूप से खरीदी गई जमीन पर किया गया था और इसके दस्तावेज भी मौजूद हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अधिकारियों के अनुसार विकास कार्यों के लिए चिन्हित अतिक्रमण और बाधक संरचनाओं को हटाया जा रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक के बीच टीएमसी में जारी अंदरूनी कलह एक बार फिर से चर्चाओं में आ गई है। खबरों की माने तो टीएमसी के करीब 20 बागी सांसदों ने दिल्ली में एक गोपनीय बैठक की है, जिसके बाद वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बैठक में हाल ही में राज्यसभा और टीएमसी से इस्तीफा देने वाले सुखेंद्र शेखर रॉय भी शामिल थे। बागी सांसदों में प्रसून बैनर्जी, शताब्दी रॉय और जगदीश समेत कई नेता मौजूद रहे। सूत्रों का दावा है कि सांसद सामूहिक रूप से लोकसभा स्पीकर को इस्तीफा सौंपे या फिर हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन देने की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। इस्तीफे के बाद से सुखेंद्र शेखर रॉय ने टीएमसी नेतृत्व में और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लंबे दौर के पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं से दूर हो गया है और संगठन में ऐसे लोगों का प्रभाव बढ़ा है जिन्होंने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पहले भी टीएमसी को बड़ा झटका लग चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट और सीबीएसई से जुड़े पेपर लीक और मूल्यांकन विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और बर्खास्त करने की मांग की है। खड़गे ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों के बावजूद भी सरकार केवल अधिकारियों के तबादले करके मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवारों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि नीट और सीबीएसई से जुड़े विवादों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, इट वाज एग्रीड टू सेंड ए लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑन SIR, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. Second point, it was unanimously agreed to demand the immediate resignation
of the Education Minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examinations. दिल्ली में अवैध निर्माण और भवन नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एमसीडी ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के निर्देश पर निगम में राजधानी के सभी जोन में कार्रवाई तेज कर दी गई है। 1 जून से अब तक कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है, जबकि 114 संपत्तियों को सील किया गया है। सोमवार को भी एमसीडी ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में 12 अवैध निर्माणों को गिराया है और कई संपत्तियों को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान निगम की टीम को दिल्ली पुलिस का सहयोग भी मिला। दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों में बड़ी कार्रवाई की गई और ये अवैध निर्माण बिना अनुमति गेस्ट हाउस और बेसमेंट के गैरकानूनी गतिविधियों के मामले में कार्रवाई की गई है। एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान 2021 और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। निगम ने लोगों से निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सभी जरूरी मंजूरी लेने की अपील की है। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से सियासी बयानबाजियां तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है और साथ ही इंडिया गठबंधन में दरार को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपने पुराने सहयोगियों के साथ छल किया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय क्षेत्रीय दल और अब कांग्रेस से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। चिराग पासवान ने कहा है कि ये गठबंधन एक दूसरे की कमियां छिपाने के लिए किया गया है और समझौता है, यही वजह है कि अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा है। वहीं टीएमसी और राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद से पार्टी के नेतृत्व में ममता बनर्जी पर तीखा हमला उन्होंने बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता का अहंकार इतना बढ़ गया है कि पार्टी नेतृत्व को लगने जा रहा है, कोई उनसे कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रॉय ने कहा कि पिछले 15 साल में मंत्री, पंचायत प्रतिनिधि, पार्षद और अन्य नेता आम लोगों से दूर रहे हैं। पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, जबकि बिचौलिए और भ्रष्ट तत्वों के प्रभाव बढ़े हैं। उन्होंने दावा किया कि यही कारण है कि जनता ने चुनाव में टीएमसी के खिलाफ मतदान किया। आईआरजी कर मामले का जिक्र करते हुए रॉय ने कहा कि इस घटना ने पूरे बंगाल को झकझोर कर रख दिया और बड़ी संख्या में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता और प्रशासन ने जनता की भावनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। ये जो चुनाव की नतीजा निकला बंगाल की इतिहास में पहली दफे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आया। 1952 में जब पहली दफा चुनाव हुआ उस समय 260 सीट था बंगाल में। उनमें से कांग्रेस को मिला था 150 सीट, वाम मोर्चा को मिला था 56 सीट और जनसंघ को मिला था 9 सीट, हिंदू महासभा को मिला था 4 सीट। तो 9 सीट से अभी 208 और कुछ दिन बाद 210 भी हो सकता है। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या है? आम आदमी का पूरा समर्थन 97%, 98% ऑल टाइम रिकॉर्ड हुआ पोलिंग में। ऐसा हिंदुस्तान में और कहीं हुआ कि नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका क्या कारण थी? जनता इतना खपा क्यों हो गए? इसके लिए कोई भी पोस्टमार्टम पार्टी का अंदर नहीं हुआ। पिछले 15 साल जब सत्ता में जो लोग थे, कोई मंत्री, कोई पंचायत के लीडर, कोई काउंसिलर, कोई मेयर वगैरह वगैरह, तो ये लोग के आसपास जाना मुश्किल था। उन लोगों का पैर धरती पे नहीं था। तो आम जो हमारे ये वर्कर्स है उनका बात सोचिए, जिन्होंने अपना खून और पसीना दे के पार्टी को मजबूत किया। बरसों से उन्होंने लड़ाई किया वाम मोर्चा के खिलाफ। वो लोग पीछे चले गए। दलाल लोग, चोर, डकैत, रेपिस्ट, ये लोग सब सामने आ गया। वहीं टीएमसी के नेता जहांगीर खान को पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान लंबे समय से जांच एजेंसी की नजरों में थे और उनकी तलाश लगातार जारी थी। एसटीएफ की टीम ने नेपाल में कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया और अब उसे पश्चिम बंगाल लाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। जहांगीर खान फाल्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और चुनावी अभियान के दौरान अपने बयानों को लेकर काफी चर्चाओं में रहे। राजनीतिक मंचों से दिए गए उनके कई विवादित बयान काफी सुर्खियों में रहे,
जिसके बाद वो लगातार सुर्खियों में भी रहे। चुनाव के दौरान यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के साथ उनकी जुबानी जंग भी काफी चर्चाओं में रही और इस दौरान जहांगीर खान ने खुद की तुलना फिल्म पुष्पा के किरदार से करते हुए कहा था कि पुष्पा झुकेगा नहीं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ था और अब नेपाल से हुई गिरफ्तारी के बाद से एक बार फिर से जहांगीर खान चर्चाओं के केंद्र में आ गए हैं। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां उससे कई मामलों में पूछताछ कर रही है और एसटीएफ की इस कार्रवाई को पश्चिम बंगाल पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का असर भारतीय शेयर बाजार में साफ दिखाई दिया है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार में भारतीय गिरावट दर्ज की गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचांक जो रहा 829 अंक टूटकर 73,421 स्तर पर खुला है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 260 से ज्यादा रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार ईरान इजराइल संघर्ष के और गहराने की आशंका से वैश्विक निवेशकों में चिंता बढ़ी है। इसका सबसे बड़ा असर जो है कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने के आशंका के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में करीब 4% तक की उछाल दर्ज की गई है, जिससे तेल आयात पर देश निर्भरता देश की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर दबाव बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बिकावली का माहौल देखने को मिल रहा है। एशियन बाजारों सहित दुनिया के कई प्रमुख शेयर बाजार जो है लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए हैं। वैश्विक अनिश्चितता के चलते निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसका असर इनएक्टिविटी बाजारों पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं होता, कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता नहीं आती है, तब तक भारतीय शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिलेगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।